बस्तर में माना जाता है कि लगभग 80 की दशक में और दशकों में बात की जाए तो लगभग 4 दशक से माओवाद है। और हर बार आप भी बोलते हैं कि मैं क्यों बार बार बताता हूँ, इसलिए कि आपको याद रहे कि माओवाद ने कब बस्तर में पैर पसारा। तब से अब तक माओवादियों और जवानों के बीच कई मुठभेड़ें हुई, कई लोग मारे गए, कई जवान शहीद हुए, माओवादी मारे गए, ग्रामीण मारे गए। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार बनी, तब केंद्रीय गृह मंत्री ने एक दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। सुनने में बहुत हास्यास्पद लगा, लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला तो ये बात अब चरितार्थ होती नजर आ रही है। और पता नहीं माओवाद समाप्त होगा या नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि माओवाद बहुत बुरी परिस्थिति में पहुंच गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में बसवराजू मारे गए, जो कि महासचिव थे। तब तो लगा कि अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन हर किसी के जहन में एक सवाल था, बसवराजू तो मारे गए, पर हिड़मा का क्या होगा? हिड़मा क्या गिरफ्तार होगा, सरेंडर होगा या मारा जाएगा? इन सब का सवालों का जवाब 18 तारीख को आंध्र प्रदेश की पुलिस ने दिया, जब उसने बताया कि उनके एक इलाके में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 6 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक की पहचान माड़वी हिड़मा के तौर पर हुई है। और उसके ठीक दूसरे दिन एक और मुठभेड़ का जिक्र आंध्र पुलिस ने किया, जिसमें 7 माओवादियों को मार गिराने का दावा, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी के सदस्य टेक शंकर का नाम भी है और उनके साथ और वरिष्ठ 6 माओवादी। तो उनको जिस इलाके में मारा गया, उस गांव का नाम पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया जीएम वलासा। और हालांकि छत्तीसगढ़ की तुलना में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की परिस्थितियां काफ़ी उलट होती हैं। यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पे पुलिस ना तो पत्रकारों को उस तरह से सहयोग कर पाती है कि आपको उस स्पॉट पर जाने दे या आप और कोई बारीक जानकारियाँ दें। छत्तीसगढ़ की पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा पत्रकारों को सहयोग करती है, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि वो हर वो जानकारी देती है जो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए कि जवानों ने कैसे ऑपरेशन किया, कितनी मेहनत से किया, वो इलाका कैसा था, कितना बड़ा कैडर था, उसके बारे में बारीक जानकारी और प्रारंभिक सारी जानकारियाँ पुलिस मुहैया करवाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रेस नोट जब जारी किया तो उसमें बताया कि जीएम वलासा के पास में मुठभेड़ हुई है। हम जगदलपुर से इसलिए आए हमको लगा कि अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है, क्योंकि माड़वी हिड़मा मारा गया है और उस मुठभेड़ के ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ आज सुबह से पहुँचे हुए आंध्र प्रदेश में और पूरे दिन हमने मशक्क़त की, लेकिन हम घटनास्थल तक नहीं पहुँच पाए। इसके पीछे वजह थी कि इस इलाके को फोर्स ने अपने कब्जे में ले रखा था, किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया गया था और किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब देर रात हुई तब हमको कहीं से जानकारी मिली कि अब फोर्स वहाँ से लौट चुकी है। तो हम रात लगभग, आप देखें मेरी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे रात में हम लोग जो है एक बार सोचे कि एक बार और कोशिश करके देखते हैं कि कम से कम घटना स्थल पर ना जा पाएँ तो उस गांव तक चले जाएं। हालांकि एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये पूरी मुठभेड़ मुझे बहुत संदेहास्पद लग रही है। इसके पीछे कुछ और कहानी लग रही है। वो कहानी जब तक पूरे प्रूफ के साथ ना मिल जाए वो तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन संदेहास्पद है ये मैं ज़रूर बताऊँगा। आज भी एक किसी संगठन के सदस्य दिन भर अस्पताल में थे, जहाँ पर हिड़मा की परिवार के और उनकी पत्नी के परिवार के लोग थे और एक भी मारे गए माओवादी के परिवार के लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए थे। उनके साथ में हम भी आज दिन भर वहाँ थे। तो उनके परिवारजनों की, जो मारे गए माओवादी, उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को क्या सौंपा जाएगा या बसवराजू की तरह वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, उसको लेकर उन्होंने भी आरोप लगाया कि मुठभेड़ संदेहास्पद है और फर्जी है। खैर, यहाँ पर जब हम आज आए हैं देर रात 11:30 बजे, तो ये बात तो सीधी सी है। एक वीडियो और देखेंगे जिसमें हमने बातचीत की है कि हम ग्राउंड पे नहीं जा सकते, लेकिन बताते हैं कि जो पुलिस ने बताया कि इस गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं देर रात 11:30 बजे पहुंचा हूं। आप देखें, यहाँ तक आने के लिए कोई मशक्क़त नहीं करनी है, एक पक्की सड़क है और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइटें जली हुई हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ जो दिन की, जिसमें डेड बॉडी रखी जा रही थी, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो तस्वीर भी यहीं की है। इसलिए उस तस्वीर को देखने के बाद उसमें जब हमने जीएम वलासा का ये बोर्ड देखा था, पुलिस के प्रेस नोट में इसका जिक्र था, तो हमको लगा इसको ढूंढते हुए आना चाहिए। हम मुख्य मार्ग से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के लगभग हम अंदर आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 लोगों से मुलाकात हुई तो उन लोगों ने कहा
पूरी अनभिज्ञता जाहिर कर दी कि ऐसी कोई मुठभेड़ हुई है या नहीं पता। उन्होंने कहा हम तो काम पे गए हुए थे। इस संबंध में उन्होंने कोई भी बात करने से मना कर दिया। ये वो इलाका है। मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्या वो ग्राउंड होगा जहां मुठभेड़ हुई होगी, क्योंकि हिड़मा मारा गया। हर कोई सोचता था, मैं खुद सोचता था कि जिस दिन हिड़मा मारा जाएगा वो मुठभेड़ बहुत विकराल होगी, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली कि दरअसल अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस लौटा जाए, यहाँ से और कुछ मिल पाना नहीं है। मैं तो बस वो गांव आपको दिखाना चाह रहा था, माफ़ी के साथ कि बहुत रात में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मुझे लगा कि हमको यही अंदेशा था कि जब मुठभेड़ होगी हिड़मा से तो मुठभेड़ बहुत विकराल होगी, और इतनी आसानी से हिड़मा मारा जाएगा इस पर भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस गांव तक पहुँचे। पहुँचने के बाद मैं आपको जंगल दिखाता हूँ। सुनील भाई कैमरा चला रहे थे। सुनील थोड़ा सा कैमरा दिखा दो इधर, तो मैं अपने दर्शकों को वो इलाका भी दिखाता चलूँ जिस इलाके में हम आए हुए हैं। तो ये देखिए, ये वो जंगल है जहाँ पुलिस ने मुठभेड़ का दावा किया। इस गांव में सारी व्यवस्थाएं, मोबाइल का टावर है, पक्की सड़क है और स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। सारी चीज़ों के साथ सारी व्यवस्थाएं हैं, और उस इलाके से लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा माओवादी मारा गया जिससे पूरा विश्व जानना चाहता था कि वो हिड़मा का क्या होगा। ग्राउंड पे तो हम नहीं जा पाए। हमारे साथ में हमारे साथी हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए, लग रहा है लगा? सीट बेल्ट नहीं लगा इसलिए वो हाँ, क्या दर्शक फिर बोलने लगते हैं कि भैया आप सीट बेल्ट नहीं लगाए बोल के। तो ऐसे समय में हमारे साथियों के साथ भी चर्चा होनी चाहिए। एक चर्चा और हुई है, ये चर्चा भी हो जाए कि क्या है मसला, क्या लगता है। तो ये पहले मैं आपको दिखा दूं, संजय हैं इधर, हमारे साथ में सुनील हैं, अशोक हैं और संजू हैं। संजू नमस्ते कर रहे हैं। तो ये सारे लोग हैं। अब इनसे पूछते हैं, साथ ही साथ आपको रास्ता भी दिखाता चलता हूँ। तो संजय, ये बताओ कि क्या लग रहा है कि इतना बड़ा माओवादी मारा गया और इतनी आसानी से, मतलब उम्मीद थी? देखिए, मुझे लगता है कि जब हमने पत्रकारिता की शुरुआत की थी बस्तर में, और जब हम नक्सल इलाकों में रिपोर्टिंग करने निकलते थे, खासतौर हम लोग साथ में, क्योंकि हमने साथ में शुरुआत ही की थी, तो उस वक्त तो हालांकि हिड़मा उतना बड़ा नाम नहीं था। उस वक्त इस इलाके में सबसे बड़ा नाम रमन्ना हुआ करता था। लेकिन साल 2018 के बाद जब हिड़मा का नाम लगातार बढ़ता गया तो हमने कई रातें जंगलों में बिताई कि हिड़मा का एक इंटरव्यू हो जाए। लेकिन हिड़मा ने अपने आप को हमेशा बहुत आइसोलेट रखा। वो कभी भी मीडिया के सामने सीधे तौर पे नहीं आया। मुझे जहाँ तक याद है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मीडिया में किसी भी तरह का हिड़मा का कोई इंटरव्यू आज तक नहीं आया है। मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हुआ आप। बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये मानते थे कि हिड़मा ने अपनी रणनीति कुछ इस तरह की बनाई है कि भले ही कोई और नक्सली नेता मारा जाए, लेकिन हिड़मा तक पहुंचना फोर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। हिड़मा अपने आप को इतना सुरक्षित रखने की कोशिश करता था। तो ये माना ही जाता था, क्योंकि उसके साथ बटालियन चलती है, लगभग 150 से 200 बटालियन के ऐसे लड़ाके हैं जो लड़ने में एक्सपर्ट है, जिनके पास बड़े आधुनिक हथियार हैं, और वो किसी भी कीमत पर, क्योंकि हिड़मा आदिवासी था, बस्तर के रहने वाला था, और बटालियन में 90% जो लड़ाके हैं वो सारे बस्तर के आदिवासी हैं। ऐसे में उसके लिए वो जान देने को भी तैयार थे। तो हमको ऐसा लगता था कि जब भी हिड़मा को फोर्स पूरी तरह से घेरेगी तो वहाँ लड़ाई बहुत भीषण होगी, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, जिसमें दोनों काफ़ी नुकसान होने को अंदेशा होता था। खैर, नुकसान ना हो, हम चाहते हैं कि कहीं से भी किसी भी तरह से खून ना बहे, लेकिन आज जिस तरह से हिड़मा का अंत हुआ है वो काफी चौंकाने वाले। एक बार ये तस्वीर आप दिखाइएगा बगल में। ये हम लोग जाते समय हम लोग इस बारे में सोच रहे थे, बात कर रहे थे। ये कपड़े कैसे हैं यहाँ पे सुखाए गए हैं? जगह एक बार हम फिर से बता देते हैं कि ये GM वलसा जगह है, क्योंकि जब माडरीमल्ली आप इलाके में आएंगे तो ये रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, और यहाँ पर से ले जाओ तो छू लेंगे। हाँ, मैं थोड़ा करीब करता हूँ गाड़ी। सुनील ने बताया कि थोड़ा करीब ले भैया, तो छू के देख लेते हैं ये क्या है क्या। तो कुछ ऐसा नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं।
ना ये भी नजर ना आए। हाँ। अच्छा, ये किसी के कवर है क्या? ऐसे ही लग रहा है ये। संजू एक बार चेक करना, कवर है ये? ठीक है। बगल में घर है एक, देखो कोई उठाया तो नहीं ना। बगल में एक घर है। हाँ। इधर घर भी आप अगर दिखा दें कि बिल्कुल टिपिकल जो आदिवासियों के जो घर होते हैं, हाँ ये उसी तरह का ये घर है। आंध्र प्रदेश के घर। लेकिन अच्छी बात ये देखिए आपकी, इसी इलाके में इतने बड़े एनकाउंटर हुए, टेक शंकर मारा गया, मतलब ये बहुत सेंसिटिव इलाका होगा पुलिस के अनुसार। लेकिन बिजली है, सारी व्यवस्था है। बीएसएनएल का टावर है, पक्की सड़क है हाँ ना, और घर भी काफी जो है वो ठीक ठाक यहाँ नजर आ रहे हैं। हमने आगे देखा कि आगे तो बोर सारी चीजें थी, सारी सुविधाएं थी। तो खैर हम जिस बात पे थे कि हिड़मा के इसलिए इनकाउंटर जब हो जाता है और इतने आसानी से हो जाता है, तो थोड़ा सा सभी चकित थे। सभी को ये लगा कि यार ये इतने दुर्दांत, इतने कुख्यात नक्सली का अंत क्या इस तरह से होगा, इसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन क्योंकि अब वो मारा गया तो उस इलाके को दिखाना जरूरी था। हम पहुंचे भी, लंबा सफ़र करके हम यहाँ पहुंचे। मुझे लगता है जगदलपुर से इस रंपा सोडावरम गांव की दूरी जो है वो लगभग 300 किलोमीटर होगी। 300 से 350, क्योंकि 200 किलोमीटर कोंटा पड़ता है और वहाँ से लगभग 130-140 है। हाँ। तो 350 किलोमीटर की दूरी है जहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन क्योंकि पुलिस ने उस एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बताया, तो हमने जितना भी कुछ कहीं से पता चला और जिस हिसाब से गांव का नाम पता चला, तो हम इस जीएम वलसा गांव तक वो तो डेड बॉडी जो लोड की जा रही थी, बिल्कुल उसमें वो बोर्ड नजर आ रहा था। और वो प्रेस नोट में भी शायद जीएम वलसा का नाम जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन जैसा कि क्योंकि आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा इस मामले पे रिपोर्टिंग आप करते आए हैं कि जहाँ डेड बॉडी लोड की जाती है, जहाँ गाड़ी खड़ी की जाती है, अक्सर ऐसा माना जाता है कि उससे 4 से 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के ऑपरेशन हुए होंगे, वहाँ से पैदल बॉडी को लाया जाता है। तो हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा हो, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी पत्रकार को वहाँ जाने की इजाज़त दी गई है, और हम भी फिलहाल वापस लौट रहे हैं। उस जगह को दिखा नहीं पाए, लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में अगर कोई ग्रामीण मदद करने को तैयार हो, आपकी वीडियो के माध्यम से अगर ये संदेश जाए कि कोई ग्रामीण अगर तैयार उस जगह तक ले जाने के लिए, तो उस जगह को हम देखना चाहेंगे जहाँ देश का सबसे कुख्यात नक्सली हिड़मा मारा गया। फिलहाल ये जो गाँव है यहाँ तो टेक शंकर अपने 7 साथियों के साथ मारा गया है। हिड़मा कहाँ मारा गया, उस गांव के तो आसपास भी कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाया। बाकी साथियों से बात करते हैं। ठीक बात। अशोक हैं। अशोक, क्या लग रहा है अशोक इस पूरे मुठभेड़ को? मैंने तो अपने वीडियो में इसमें शुरुआत में ही कह दिया कि ये मुझे बहुत संदेहास्पद लग रही है पूरे मुठभेड़। आपका क्या विचार? बिल्कुल संदेहास्पद है, क्योंकि हिड़मा एक ऐसा नाम है माओवादी संगठन में पूरे देश में चर्चित है, और आसानी से एनकाउंटर में मार गिराना कई सवालों को खड़े करता है। और ख़ासकर जैसे इस इलाके में, अगर मैं इस बॉर्डर इलाके पे बात करूं, कि ये कहा जा रहा था कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद जो आंध्र प्रदेश दोनों का बॉर्डर है, वो इलाका नक्सलियों के लिए काफ़ी सेफ जोन माना जाता था पहले। अगर मैं 90 के दशक की बात करूं तो उस समय कई स्पेशल जोनल कमेटी के जो मेंबर हैं, इसके अलावा जो बटालियन के टीम के जो मेंबर हैं, इनके लिए काफ़ी सेफ जोन था। और उसके बाद जब यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने, ग्रेहाउंड पुलिस ने जब ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद फिर बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो सब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के खासकर सब छत्तीसगढ़ में कूच किए, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए। और उसके बाद फिर अब जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से छत्तीसगढ़ जो पुलिस हावी हो रही है नक्सलियों पर, उसके बाद फिर वापस इनका जो ये सोचना था कि अब आंध्र प्रदेश का वही इलाका जो मारून मिल्ली, जिस इलाके में हम लोग अभी मौजूद हैं, ये इलाका उनके लिए सेफ जोन होगा और यहाँ वो सुरक्षित होंगे। लेकिन यहाँ पर आसानी से इतने आसानी से हिड़मा का मिल जाना, तो ये तो संदेहास्पद है कि क्या पहले से ही हिड़मा को पकड़ लिया गया था। क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नक्सलियों के सरेंडर हुए, आंध्र प्रदेश में हुए, तेलंगाना में हुए, आंध्र प्रदेश में जो सरेंडर हुए हैं, तो उनमें से कई लोग इन्फॉर्मेशन हिड़मा की दिए कि किस इलाके में हिड़मा हो सकता है, कहाँ हो सकता है। क्योंकि हमेशा हमने रिपोर्टिंग के दौरान और ख़ास करके हिड़मा को लेकर यही कहा था कि 50 से 60 नक्सलियों के जो उसके साथ संख्या मौजूद रहती है। हाँ, 3 लेयर में सुरक्षा, 3 लेयर की सुरक्षा रहती है। ऐसे में आसानी से अपने 5 जो साथी के साथ इस तरह से आसानी से, मतलब उनका रुख करना, ना किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी तरह का कोई जानकारी नहीं। लेकिन उसी समय फिर आंध्र प्रदेश पुलिस
पिछले ये कहती है कि एक ऑपरेशन संभव चलाया गया, 3 दिनों का ऑपरेशन संभव हुआ, जिसमें जो नक्सलियों के बड़े लीडर हैं उनको मार गिराना है इस ऑपरेशन में, और आसानी से मतलब एक आधे घंटे में मुठभेड़ खत्म हो जाना। तो बिल्कुल संदेशात्मक तो है, क्योंकि हिड़मा का मारा जाना ये तो वाकई, क्योंकि पिछले 2 दशक से जिस तरह अच्छा, से पूरा उसका देश स्वीकार नहीं कर पा रहा इतनी आसान मौत हिड़मा जी की। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पूरा देश वाकई स्वीकार नहीं कर पाया कि हिड़मा मारा गया है, हिड़मा मारा और इतने गया। आसानी से। और यहाँ भी एक चीज़ हमको देखने को मिला, जैसे छत्तीसगढ़ में जो पुलिस है इनकाउंटर करती है, उसके बाद बाकायदा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ये दिखाती है, मीडिया को बताती है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के लोग भी एकदम शांत हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इतना बड़ा लीडर मारा गया है, और ना ही फोर्स जो है वो ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर फोर्स रही भी है। इस तरह से नहीं जश्न मना रही है। नहीं तो हमारे बस्तर में बसवराजू मारा गया या कोई भी माओवादी मारा गया, जवानों के जश्न के वीडियो आने लगते हैं और तमाम तरह के वीडियो। यहाँ पे तो उस तरह का भी कोई, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत नॉर्मल रेगुलर जो काम हुआ है उस तरह से काम हुआ है कि नहीं? सुनील, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कल मंगलवार की सुबह हिड़मा का एनकाउंटर हुआ, उसके साथ जो टीम थी उसका, उसके बाद फिर अभी एनकाउंटर के लगभग 35-40 घंटे बीतने वाले हैं। अभी तक हिड़मा का पीएम करने के बाद उनके परिजनों को शव नहीं सौंपना। करीब 4 घंटे हम सभी ने वहाँ पर हॉस्पिटल में समय बिताया। हम तो पूरे दिन रहे लगभग। बिल्कुल दिन भर वहीं रहे, क्योंकि हम देखें कि छत्तीसगढ़ में जो पोस्टमार्टम होता है नक्सलियों का मुठभेड़ के बाद आधे घंटे या 1 घंटे में, लेकिन आखिर ये आंध्र प्रदेश की पुलिस है क्या करना चाह रही है, ये समझ से परे है कि आखिर क्यों छुपा रही है। अगर मुठभेड़ है तो खुल के क्यों नहीं बता रही है, तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल ये कई सवाल खड़े कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बसवराजू की तरह यहाँ के विचार ही हो कि उसको महिमा मंडन ना किया जाए। सुनील, आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आप भी बताइए। क्या लग रहा है आपको, मतलब इस मुठभेड़ में कितनी पारदर्शिता दिख रही है पुलिस की जो कहानी सामने आई? मैं आपको एक बटालियन की कहानी बताते हुए इस पूरे वाक़या को बताना चाहूँगा। बिल्कुल। जब वैश्विक महामारी कोविड-19 भारत में आई थी, लॉकडाउन 2020 में हुआ था, उसके 1 दिन पहले ही सुकमा जिले के मिनपा में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें डीआरजी के 17 जवान शहीद हो गए थे। 12 डीआरजी के और 5 एसटीएफ के। हाँ, तो उस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया हुआ था, और इत्तेफाक से मिनपा गांव में मुझे बटालियन दिखी, हिड़मा की वो पूरी टीम नज़र आई थी। और कौन कौन इस कुछ माओवादी भी मारे गए थे उसमें, सॉरी नहीं मारे गए थे शायद। उस घटना की मैं तस्वीरें माओवादियों को दिखा रहा था। हम एक शिक्षा दूत के स्कूल में बैठे हुए थे, जहाँ पर पूरे माओवादी घेरे हुए थे हमें, और हम मोबाइल फ़ोन में तस्वीरों को दिखा रहे थे। उसी दौरान जंगल से एक आदमी 2 बैल को दौड़ाकर लेकर आता है। माओवादियों को लगता है कि पुलिस फोर्स आ गई। उतने में जो हमारे साथ जितने भी माओवादी रहे, वो इतने आक्रोशित नज़र आए और दौड़ते हुए मोर्चा लेने लगे, अपने राइफल तैयार करने लगे और बोल रहे थे कि आने दो, जो भी है उससे हम निपट लेंगे। ऐसे में मैं ये उनके कैरेक्टर को बताना चाहूँगा कि वो उनका कैरेक्टर कैसा था, कितने एग्रेसिव रहते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं। और जब दूसरी बात ये कि यदि हिड़मा और उसकी बटालियन जो कि इतनी खूंखार थी, बस्तर में कई बड़े घटनाओं को अंजाम दे रही थी, और पुलिस फोर्स के ऑपरेशन के कारण जब वो उन्हें लगा कि कमज़ोर होना चाहिए था, और आप भी बता रहे थे कि पोलित ब्यूरो में एक चर्चा हुई थी कि वो सर्कुलेशन जारी हुआ था। हाँ, सर्कुलेशन जारी हुआ था, अलग अलग जगह जाना था। हो सकता है उसी का हिस्सा हो कि हिड़मा आया हुआ रहा, और जब आएगा भी और अपने आप को छुपाएगा भी, तो वर्दी में कैसे छुपाएगा? अपनी पहचान तो छुपाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसके साथ अपने हथियारों को भी छुपाना पड़ेगा। साथी जो गिरफ्तार दिखा रही है पुलिस, जी, वो अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, हाँ, मजदूर की भूमिका में, जी, वो क्यों वर्दी में और अपने हथियार के साथ रहे? सही बात। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि
जो व्यक्ति अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो वर्दी में कैसे होगा और हथियार के साथ कैसे होगा। दूसरी चीज़, इतना बड़ा नक्सली जो कि अब बचा हुआ था माओवादी, क्योंकि माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू तो मारा गया था, इसके साथ ही जो वेणुगोपाल है वो सरेंडर कर दिया था, रुपेश वो भी सरेंडर कर दिया था। अब बचा तो केवल हिड़मा, जो कि बड़ा नाम था देव जी के बाद ये बोल सकते हैं। उसकी सुरक्षा में भी जो तैनात होंगे उनके पास भी AK-47 जैसे हथियार ही होंगे, क्योंकि मैंने बटालियन में देखा था इतने अत्याधुनिक हथियार हर किसी के पास थे। और ऐसे में मुठभेड़ के बाद केवल 2 ही AK-47, जो एक हिडमा की और उसकी पत्नी राज्य की, उसके सुरक्षा की गार्डों के पास कोई AK-47 जैसे हथियार नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं तो संदेहास्पद है, जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। क्योंकि हिडमा छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी, क्योंकि माओवाद के विषय में अगर गूगल पे जाते हैं तो मैं बार बार संजय भैया को भी बताया था कि जानकारी के साथ ही वो हिडमा का नाम जरूर दिखाता है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड रहा है कई घटनाओं का। दूसरी बात, इतना घना जंगल ये है, इसमें चलो मान भी लेते हैं कि पुलिस फोर्स ट्रैक कर ली, वहाँ तक पहुँची, क्या हिडमा को इतना समय नहीं दे पाए कि ये काउंटर अटैक करे, जबकि वो मास्टरमाइंड रहा है, उसके साथ ही भी हथियार लेके चलते थे। तो ये संदेहास्पद तो है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा रानू भैया, ये तो गौर करने वाली बात है कि आपने देखा होगा कि 51 नक्सली गिरफ्तार भी किए हैं आंध्र प्रदेश पुलिस में, लेकिन उसमें सब पार्टी मेंबर हैं, ACM हैं, जितने भी सेंट्रल कमेटी मेंबर के हैं, और जो बड़े नक्सली जिनका नाम हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जो पिछले 3 दशकों से नक्सलवाद में, उनका इनकाउंटर किया गया है। ये भी बात सामने आ रही थी कि एक साथ सभी सरेंडर करने आ रहे थे। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, इसमें कई कहानियां निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इस तरह मैंने गौर भी किया, वाकई गौर करने वाली बात है कि जितने ACM PM है सबको अरेस्ट किया गया है, और जो बड़े नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो हिडमा हो चाहे उससे बड़े जितने हैं, सबका इनकाउंटर किया गया है। अब इसके पीछे क्या हो सकती है यहाँ की पुलिस की रणनीति? मतलब ऐसा भी हो सकता है। 3 SZC मेंबर भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उनमें 3 SZC हैं, कुछ DVCM हैं। उस पर ऐड करने वाली बात यह है कि हाँ, बहुत तरह के संदेह हैं इस पूरे एनकाउंटर को लेकर। इसके पीछे बिल्कुल ये कारण नहीं है, अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हिडमा के मारे जाने से किसी को दुख होगा, हिडमा का मारा जाना तय था, उसने जितने जवानों की हत्या की थी उसके बाद उसका यही अंजाम होना था। लेकिन हाँ, सवाल बस यही उठता है यहाँ पर कि जब गढ़चिरौली में वेणुगोपाल राव अपने 60 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौट सकता है, रुपेश अपने 210 साथियों के साथ मुख्यधारा में लौट सकता है, तो क्या ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि ये बाकी नक्सली भी मुख्यधारा में लौट पाएँ? क्योंकि इन नक्सलियों के द्वारा अगर ये मुख्यधारा में लौटते हैं तो आपको समाज को एक बेहतर संदेश देने का आपके पास एक मौका था। हो सकता है वो मौका सरकार चूक गई हो या पुलिस चूक गई हो। खैर, क्योंकि अभी हम उस सड़क पे आ गए हैं, मुझे लगता है इस सड़क के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जब इस इलाके में आए तो इस इलाके के क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए। कुछ देर पहले ही जब सुनील बात कर रहे थे, हम उस सिंगल सड़क को छोड़कर जो GM वलसा तक जाती है, उसे छोड़कर हम अब उस सड़क पे आ गए हैं जो रंपा सोडावरम से जाती है भद्राचलम की ओर, और यहीं से हम कट जाएंगे फिर कोंटा के लिए। तो ये मेडरमल्ली के वही घाट हैं जो बहुत ज़्यादा तीखे हैं और बहुत घने जंगलों का इलाका है, रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, और इसे हम नक्सलियों का आंध्र उड़ीसा स्पेशल जोनल कमेटी कहते हैं। जैसे बस्तर को हम DKSZ कहते हैं, वैसे ये AOZ जो इलाका है स्पेशल जोनल कमेटी, ये हम इसे वो इलाका कहते हैं। और इस इलाके में एक वक्त में नक्सली बहुत मजबूत थे। ग्रेहाउंड जो कि आंध्र प्रदेश की स्पेशल फोर्स है जिसने हिडमा का एनकाउंटर किया, उस पे अगर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है तो वो इसी AOB इलाके में हुआ है। मलकानगिरी में एक रिजर्वायर है जिसमें फोर्स ग्रेहाउंड एक ऑपरेशन कर उड़ीसा से लौट रही थी, जिस दौरान उनके बोट पर नक्सली ने हमला किया था, और उसका मास्टरमाइंड था गजराल रवि, जो इसी साल इसी मुठभेड़ में इसी इलाके मारा गया, बिल्कुल इसी जंगल में। और चलपति की पत्नी भी मारी, चलपति की पत्नी अरुणा मारी गई, जो बहुत जिसकी फोटो वायरल हुई थी चलपति के साथ सेल्फी वाली। तो फिलहाल ये वही इलाका है, और इसी इलाके में क्योंकि हिडमा मारा गया, टेक शंकर मारा गया, और आंध्र से ही 50 नक्सली गिरफ्तार होते हैं। तो एक बात तो साफ है कि ये जो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर हम लगातार ये अंदेशा लगाते थे
कि अंतिम लड़ाई जो होगी वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पे होगी, कर्रीगुट्टा के आसपास के इलाके या अबूझमाड़ी इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में होगी। तो वो एकदम से बदल कर कहाँ पहुँच गया, आंध्र पहुँच गया। और यही वजह है कि हम लोग भी ये जो रात को घूम रहे हैं, अब तो मुझे लगता है रात के 12 बज रहे हैं जब हम इस सड़क से गुजर रहे हैं, 12 बज ही रहे हैं। 12 बज रहे हैं। और अब जो आगे घाट आने वाला है वो बहुत तीखा घाट है। अगर तब तक ये वीडियो आगे जारी रहेगा तो हो सकता है आप देख पाए, मुझे लगता है एक दूसरा वीडियो आप बना के इस घाट को जो है दिखा सकते हैं, ताकि लोग समझ पाएं कि कितना ये कठिन भौगोलिक क्षेत्र है जहां फोर्स के हिसाब से बड़ी सफलता हासिल की है और नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, आज एक बात पूरे दिन चलती रही, कल से चल रही है जी, अलग अलग तरीके से, कई 4, 5, 6 कहानियां निकल कर आ रही हैं इस मुठभेड़ को लेकर, हर किसी की अलग कहानी। इन कहानियों में एक कैरेक्टर है जिसका अभी तक सामने उसका आया नहीं जी, नाम, मतलब नाम आ रहा जी। है पुलिस की जुबानी, देवजी। कई बार लोग बोल रहे हैं कई जगह से कि देवजी के इन्फॉर्मेशन पे मुठभेड़ हुई है, जी, लोग बोल रहे हैं कि देवजी की डील हुई है सरकार के साथ, फिर कोई बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है, देवजी भी इसमें है। तो क्या लगता है कि देवजी कहाँ होगा अभी? हाँ, देवजी यानी थिप्परी तिरुपति, हाँ। जो कि फिलहाल नक्सलियों पोलित का ब्यूरो। महासचिव बन गया है, ऐसा जानकारी आई नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख। और ऐसा माना जाता है कि उसी ने पीएलजे का फॉर्मेशन किया था। तो हिड़मा को अगर सीधे तौर पे कोई निर्देश देता था, क्योंकि वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था, तो वो व्यक्ति देवजी ही था। और क्योंकि जब सोनू और देवजी अलग अलग गुटों में बट गए बसवराजू की एनकाउंटर के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि हिड़मा चले गया था देवजी गुट में। देवजी गुट में था। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा रानू भैया, जब चंद्रन्ना ने सरेंडर किया, उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कह दिया। उसने अपनी भाषण की शुरुआत लाल सलाम के नारे से की और उसने कह दिया कि मैंने अपने हथियार पुलिस को नहीं सौंपे, मैंने अपने हथियार पार्टी को सौंप के आए हैं और मैं देवजी गुट का ही हूँ। उसने बात कह दी। हाँ, उसने बात कही थी। लेकिन वहां से एक कहानी आई थी कि क्या चंद्रन्ना इसलिए सरेंडर कर रहा है ताकि बाकी नक्सलियों के समर्पण का, या जो उन्होंने अभी नया नाम दिया है पुनर्वास का, रास्ता वो साफ करवा पाए, तैयार कर सके। तो सबको उम्मीद थी और लगा था कि इस सबको नेतृत्व जो कर रहा है, पीछे से डील कर रहा है, वो देवजी है। लेकिन हाँ, अब आपने एकदम ठीक कहा कि देवजी का सबसे विश्वसनीय कमांडर हिड़मा मारा गया। सवाल सबके जहन में यही है कि देवजी आखिर कहाँ है। एक कहानी ये भी निकल कर आई कि क्या देवजी ने एक आदिवासी नक्सली की बलि चढ़ा दी। हिड़मा को क्या बलि का बकरा बना दिया गया? वही जो डील का हिस्सा मैं बोल रहा हूं। जो डील का हिस्सा है। तो एक कहानी ये भी निकल कर सामने आई है। ये कहानी अगर है, अगर इस कहानी में किसी भी तरह की सच्चाई है, तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए हिड़मा से मारे जाना ये ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये कहानी नक्सल संगठन के बीच फैल जाती है तो नक्सल संगठन एक झटके में खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनका जो आर्म्ड कैडर है, जिसमें बटालियन के लोग हैं, उसमें 90% लोग बस्तर के आदिवासी हैं जो हिड़मा को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। बिल्कुल। ऐसे में अगर उनके मन में ये बात जाती है कि किसी डील के तहत या किसी साजिश के तहत हिड़मा को उसके ही साथियों ने मरवा दिया, तो ये बात तो तय है कि नक्सल संगठन एक झटके में बिखर जाएगा। और जो भी हो, बस्तर के आदिवासी जो माओवादी वो तो विमुख हो जाएंगे इनसे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कल परसों तक 1-2 दिन में हिड़मा क्योंकि मारा गया, तो एक पर्चा तो नक्सलियों के सामने आएगा। हालांकि ये भी बात है कि नक्सलियों के पास क्या अब पर्चे लिखने वाले नक्सली बचे हैं? मतलब अब इस बात को हम तो इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। गणेश उइके हैं, गणेश उइके इसमें। हाँ, लेकिन हम लोग को एक बात पे ध्यान देना चाहिए। गणेश उइके, मिसिर बेसरा, ये सारे नक्सली फिलहाल ईआरबी में सक्रिय हैं। और अभी जो इनका 1 महीने पहले एक पर्चा आया था, जिस पर्चे में इन्होंने लिखा था कि ईआरबी तो लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने तब जो सेंट्रल रिजर्व ब्यूरो है, जो ये इलाका है जिसमें देवजी, दामोदर और हिड़मा जैसे नक्सली शामिल थे, क्योंकि इन्होंने एक पर्चा लिख के कहा था कि हम तेलंगाना सरकार के साथ 6 महीने की शांति वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेके इन्हें बहुत गरियाया था और कहा था कि यार तुम ये क्या शांति वार्ता खेल रहे हो ना। कोई शांति वार्ता होती नहीं है, सशस्त्र मतलब लड़ाई है, तो ये तो लड़ाई हथियारों से जारी रहनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब साउथ जो अब तक नक्सल संगठन को लीड कर रहा था, सेंट्रल रिजर्व ब्यूरो का इलाका, वो इलाका एकदम से धराशायी हुआ है, तो जो मिसिर बेसरा या गणेश उइके जैसे नेता हैं जो फिलहाल बैठे हैं झारखंड और इसके आसपास के इलाकों में, वो हो सकता है कि अब इस संगठन को लीड करें। और इस घटना को लेकर, क्योंकि हिड़मा वहाँ भी बहुत बड़ा चेहरा था और जो मूल लड़ाई है
जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन के नाम पे इन लोग लड़ते आए हैं, उसमें आदिवासियों के जुड़ने के पीछे हिड़मा भी एक बहुत बड़ा कारण था। कम से कम नए चेहरे तो उसको देखकर जुड़ते थे। बिल्कुल। ऐसे में अगर अब वो चेहरे नहीं जुड़ेंगे तो मुझे लगता है इसका नुकसान भी नक्सल संगठन को होगा। तो इसको लेके मुझे लगता है कि अब जो पर्चा आने वाला है रानू भैया, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो बहुत इस पर्चे ने बहुत सारे मतलब इसमें खुलासे होंगे। बिल्कुल खुलासे। अच्छा, एक और बात है मुझे लगता है इसे ऐड करना चाहिए कि क्योंकि जब भी आप तो बहुत करीब से आपने वो देखा जब रुपेश दारा अपने 210 साथियों के साथ जंगल से वापस निकलते हैं, तो जब इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इससे पहले हम लोग साथ में कुछ प्रक्रियाओं में शामिल रह चुके हैं, तो आमतौर पे पुलिस हो, पत्रकार हो या नक्सली हो, कोई वीडियो जारी करते हैं अगर वो किसी सरकार से या पुलिस या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि अगर मैं वापस ना आऊं, मेरी लाश आए, तो एक वीडियो सुरक्षित रहे कि यार कौन हमारे बीच गद्दार था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर हिड़मा किसी भी अपने कुरियर के जरिए इस इलाके तक पहुंचा होगा, अपने सबसे सुरक्षित इलाके को छोड़ के अपने साथियों के साथ, तो उसने जरूर कोई ना कोई वीडियो तो इस तरह का कोई मैसेज छोड़ा होगा, कोई मैसेज छोड़ा होगा कि अगर उसके साथ किस तरह का धोखा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ एक बहुत बड़ी हलचल नक्सल संगठन में हम देख सकते हैं। हो सकता है कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, हो सकता है कुछ बड़े खुलासे होंगे, हो सकता है कि कुछ बहुत बड़े सरेंडर जो हैं वो जो अभी हम कुछ नामों का जिक्र कर रहे हैं, वो हो सकता है कुछ ही दिनों में वो पुलिस के सामने हमें जाते हुए नजर आए। ठीक बात। बहुत अहम बातचीत की आपने भी संजय भाई। और तो ये मारड़पल्ली घाट है, मारड़पल्ली बोलते हैं इसको कॉमन भाषा में, वैसे तो बहुत कठिन नाम है। क्या नाम था इसका? मारेडू मिल्ली, लेकिन मारड़पल्ली इसको चलित भाषा में बोला जाता है। तो ये हम उस घाट में पहुंच गए हैं और उस जगह से लौटे हैं, उस जगह से निकले हैं जिस जगह पर आज 7 माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया है, आंध्र की पुलिस ने। और एक जो सबसे बड़ा नाम था जिस पर मैं हमेशा सवाल पूछता था कि आपने बसवराजू को तो मार दिया, आपने इतने सेंट्रल कमेटी को तो मार दिया, वेणुगोपाल और सतीश को तो वापस ले आए, हिड़मा का क्या होगा? उस सवाल का भी आज अंत हो गया हिड़मा के साथ में। और अब ये देखना होगा कि सरकार बार बार बोलती है कि माओवाद समाप्त होगा तो बस्तर में एक असल विकास की धारा बहेगी। अब ये भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अच्छा एक चीज़ है, बहुत सारे सिंपैथाइजर मैं देख रहा हूँ, मेरे वीडियो के कमेंट में आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि यही जल जंगल जमीन के रखवाले थे और इनके मारे जाने स्टेटस भी डाल रहे हैं लोग बहुत सारे। मुझे लगता है कि जैसी फैन फॉलोइंग हिड़मा की है वैसी देश में अन्य किसी और नक्सली की नहीं होगी। क्योंकि आपका सोशल मीडिया जो है वो हिड़मा की तस्वीरों से भरा हुआ है। लोगों ने AI जनरेटेड तस्वीर बनाई है, उसमें हिड़मा किसी हीरो की तरह नजर आ रहा है। उसमें लिखा गया है कि जल जंगल जमीन अब कैसे बचेगा जब हिड़मा चले गया। तो ऐसा लगता है कि जल जंगल जमीन का अंतिम रखवाला अगर कोई था तो वो हिड़मा ही था लोगों की नजर में। और मुझे ये लगता है, मतलब मुझे ये मेरे पर्सनल विचार है, इसको मैंने अपने कुछ वीडियो में कई बार बोला भी है कि नक्सली भी यही चाहते थे कि मीडिया का अटेंशन, पुलिस का अटेंशन, जो बड़े नेता हैं, मतलब हम जब बात करते हैं, देखिए आप ये समझिए रानू भैया, क्योंकि हम लंबे समय से कवर कर रहे हैं, अगर आज आप रैंडमली किसी व्यक्ति से पूछेंगे, हो सकता है उसमें कई पत्रकार भी हों, कि सोनू का पूरा नाम बताओ, सोनू दादा का, तो वेणुगोपाल राव नहीं बता पाएगा। और सोनू दादा ही बोल। मैं कहूँ देवजी का पूरा नाम बताओ तो थिप्परी तिरुपति नहीं बता पाएगा। गणपति का नाम मल्लोजुड़ा जो भी है, या सॉरी मतलब जो भी है, तो वेणुगोपाल का नाम है ना। तो इस तरह की इनका असल नाम भी जो है, संग्राम का नाम मज्जा रेड्डी, ये सब जो है मल्ला राजी रेड्डी, ये सब लोग को नहीं पता था। हमने कुछ दिनों में, क्योंकि बहुत अध्ययन के बाद हमें ये सब पता चला कि ये सारे लोग जो हैं, ये मुख्य तौर पे देखिए शायद यहाँ बस खराब हो गई है। और ये घाट बड़ा बदनाम घाट है। ये बहुत बदनाम घाट है। यहाँ तो ट्रक वाले गाड़ी लाने से डरते हैं। पूछ ले क्या अशोक, तू तेलुगु बात कर लो एक बार, क्या हुआ भैया? गाड़ी का सेंटर जाफ्ट टूट गया। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग भद्राचलम। और कहाँ जा रहे हैं? तुनी। अनवर। ये बस बुक किए हैं क्या? ये आप लोग फैमिली वाले हैं क्या? आप लोग बस बुक किए हैं क्या? फैमिली बुकिंग। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप लोग? अभी दो बस है,
अच्छा, दो बस हाँ, अभी एक गया। बस आगे गया, हम लोग हाँ, देखे आगे हैं। गया। हाँ, वो पीछे पूरा आदमी उधर छोड़ के बाद में आते हैं, हम लोग जेल लेके जाते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है दादा, हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। ध्यान रखना। हाँ, अभी आता है गाड़ी। अच्छा गाड़ी आ गई। ठंड लगेगी। नहीं, हाँ। अंदर बैठो तो गाड़ी। ठीक, अच्छा, पलट जाएगी वो। हाँ गाड़ी पलट जाएगी, वो कह रहे हैं सेंट्रल शाफ्ट टूट गया है गाड़ी का। तो ये बदनाम घाट है, हाँ, और ये अब तो ये बदनाम इसलिए भी घाट है। बदनाम रहेगा, या इसलिए भी इसका नाम रहेगा कि यहाँ देश का सबसे बड़ा नक्सली, मारा गया। बड़ा नक्सली तो नहीं, कुख्यात नक्सली। और यही बात हम अभी कह रहे थे हम्म। कि जो देश के असल बड़े नक्सली थे, नंबला केशवराव उर्फ बसवराजू, देवजी, सोनू, इसके फोकस अलावा चेंज करने के लिए। गणपति, बिल्कुल इन ये पिक्चर से गायब रहे। इनके बारे में ना मीडिया चर्चा करती थी, ना इनके बारे में, हालांकि पुलिस के टारगेट में हमेशा रहे होंगे, लेकिन ये मीडिया के चर्चा से हमेशा दूर रहे। कारण यही था कि इन्होंने एक बस्तर के आदिवासी को आगे बढ़ाया, उसके नाम को हर घटना के पीछे जोड़ा उन्होंने। क्योंकि मुझे याद है कि 2019 में रमन्ना की मौत से पहले हिड़मा को भी बहुत कम लोग जानते थे। तब इस इलाके में एक ही बड़ा नाम हुआ करता था, रमन्ना। मुझे याद है कि 2010 में जब ये ताड़मेटला कांड हुआ था, या 2012 को कोई एक बड़ी घटना थी, उसके बाद डेक्कन हेराल्ड या किसी एक अखबार ने एक हेडिंग छाप दी थी, छत्तीसगढ़ या बस्तर में रमन की सरकार, रमन्ना की सरकार। क्योंकि रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे सूबे के। बहुत बवाल हो गया था कि अरे यार ये कैसी हेडिंग है कि आप एक नक्सली लीडर को जो है एक मुख्यमंत्री से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक नक्सली इतने मजबूत थे कि नक्सल बस्तर के एक हिस्से चलती ही थी उस समय सरकार। पैरेलल सरकार चलाते थे वो, अपनी उनकी पूरी एक व्यवस्था थी यहाँ संगठन चलाने की। तो खैर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हिड़मा को जानबूझकर एक टारगेट की तरह पेश किया गया, क्या नक्सलियों के पीछे इसकी एक रणनीति थी? क्योंकि उनके अधिकांश 90% कैडर जो हैं, जो आर्म्ड कैडर थे, वो आदिवासी थे। और ये सवाल सबसे पहले 2015 में SRP कल्लूरी जो बस्तर के आईजी थे उन्होंने उठाया था कि क्यों नक्सली किसी आदिवासी को शीर्ष पदों पर लेके नहीं जाते, उनका काम सिर्फ मरना मारना क्यों है। ऐसे में क्या नक्सलियों की किसी साजिश के तहत हिड़मा को इतने बड़े पद तक पहुंचाया? ये सवाल भी लगातार पुलिस पूछते आई थी। और मुझे लगता है इसका जवाब सभी को मिल गया होगा कि देखिए हिड़मा का भी अंत हो गया, इसके साथ वो जो कल्ट फिगर था, इसे कल्ट फिगर ही कहा जाएगा, जो सबसे बड़ा चर्चित नाम था वो खत्म हो गया। लेकिन जो नक्सली अभी भी संगठन को चला रहे थे वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी जंगलों में कहीं घूम रहे हैं। और अब ये सवाल उठता है कि हिड़मा के मारे जाने के बाद आखिर उनका क्या होता है। अगर वो लोग सरेंडर करते हैं तो इस बात पे मुहर लग जाएगी कि हाँ हिड़मा को बलि का बकरा बना दिया गया। वाकई में। और ये इसीलिए मैं सवाल पूछा कि देव जी का क्या होगा। खैर ये एक बहुत अच्छी बातचीत हुई होगी। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी उस जगह से जहाँ से मुठभेड़ की जानकारी पुलिस ने दी कि यहाँ से ये मुठभेड़ हुई है, वहाँ से हमने शुरू करते करते आपको मारटपल्ली का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखा दिया उस घाट का, जो बहुत कठिन है। बता रहे हैं है क्या, बता क्या रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ये बातचीत थी। बहुत संदेहास्पद मुठभेड़ है, मैं बार बार बोलूँगा, जब तक कि पूरी कहानी निकल कर नहीं आएगी। और कोशिश करेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने के कि आखिर हिड़मा वहाँ छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के इस इलाके में क्यों आया, इसके पीछे की क्या कहानी है, माओवादियों का क्या रिसर्च निकलता है। पुलिस तो खैर इस पर कुछ बोलेगी नहीं, वो तो अब चुप्पी साधे हुए है और उनकी स्क्रिप्ट तो कई बार आ चुकी है। तो ये बातचीत थी, मुझे लगा कर लेनी चाहिए। 2 दिन से हम इस पे खाक छान रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आया, ग्राउंड पे कुछ नहीं मिला, ग्राउंड ही नहीं मिला, ग्राउंड था भी नहीं ये भी नहीं पता। तो जो मुझे लगा वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हमारे साथी हम 5 लोग 2 दिन से घूम रहे हैं। अशोक, हाँ आप ही जिक्र करिए, क्योंकि ये जो मारटमिल्ली जो अब 2 घटना से फेमस होगा। पुष्पा 1 की शूटिंग हुई थी यहीं पर, हाँ, और उसके बाद अब हिड़मा का यहाँ मारा जाना, तो अब ये मारटमिल्ली जो इलाका है, हाँ, अब ये 2 घटना के लिए फेमस हो। ये बहुत खास बात है कि पुष्पा फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी और हिड़मा का। अरे ये देखिए ऊद बिलाव आपको नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये आप लोग देख नहीं पाए। इधर अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको ऊद बिलाव जो है वो यहाँ नजर आएगा। हालांकि वो भाग गया गाड़ी देख के हमारी। अच्छा, तो वो जो हमने बताया कि टाइगर रिजर्व का इलाका है, तो ये सेंसिटिव इलाका है। यहाँ कई तरह के जंगली जानवर जो है वो नजर आते हैं। तो खैर वो बात
कि पुष्पा की शूटिंग भी इसी इलाके में हुई थी और हिडमा का शूट आउट भी इसी इलाके में हुआ है। ये सबसे ख़ास बात है, अशोक भाई ने याद दिलाया। बहुत धन्यवाद अशोक भाई। और आप लोग को अगर ये लंबी बातचीत पसंद आई हो, लगे कि और भी लोगों को सुनना चाहिए, 2 दिन तक खटने के बाद कुछ जानकारियाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी कुछ जानकारियाँ जो हमने एकत्रित की, जिसके एविडेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से एकत्रित की गई हैं। हर कोई इस पे अगर चर्चा करे तो बात और निकल कर आए कुछ। तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लगे कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो। धन्यवाद।